यार अगर आप डेली कंसिस्टेंट होके भी मेहनत करके रील्स बना रहे हो और पोस्ट कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम पेज पे और फिर भी आपको व्यूज काफी ज्यादा कम आ रहे हैं, तो आई कैन टोटली रिलेट टू यू। ये मेरे साथ भी हो चुका है। एंड मैंने क्या क्या चीजें ऐसी की हैं, प्रैक्टिकल वेज मैंने अप्लाई किए हैं जिससे कि मेरी रील के व्यूज यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़े हैं। और यही प्रैक्टिकल वेज मैं आपको 8 पॉइंट्स के फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो ये 8 प्रैक्टिकल वेज ऐसे है जो हो सकता है आपने कभी सुना हो, बट इसके अंदर के पॉइंट्स को ध्यान से सुनना कि मैं इसका क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि अगर ये मैं कर पाया हो तो ये आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कंटेंट बना के ग्रो करना चाहते हो, मोनेटाइज करना चाहते हो, तो ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए बना है। इस चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब नीचे कर लो, क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस लाता हूँ। मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट मैं ला रहा हूँ इस पेज पे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने 8 प्रैक्टिकल वेज। तो पहला प्रैक्टिकल वे है फिक्स योर हुक, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड्स ही डिसाइड करते हैं सब कुछ। आपकी रील पे लोग रुकेंगे या स्वाइप करके निकल जाएंगे आगे, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। और इसको सुधारने के लिए आपको क्विकली मैं समझा देता हूँ कि हुक्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑडियो हुक और दूसरा होता है विजुअल हुक। ऑडियो हुक में क्या क्या आ जाता है, आपकी स्क्रिप्ट आ जाती है जो आपने हुक डिसाइड किया है बोलने का। अगर आप बोलने वाली रील्स बना रहे हो, आप क्या साउंड इफेक्ट लगा रहे हो स्टार्टिंग में और आप क्या म्यूजिक लगा रहे हो बैकग्राउंड में, ये सब चीजें आ जाती है ऑडियो हुक में। और दूसरा विजुअल हुक में आप क्या इमेज यूज कर रहे हो, आप क्या वीडियो दिखा रहे हो, आप क्या बी रोल दिखा रहे हो, आप क्या टेक्स्ट यूज कर रहे हो, ये सब आ जाता है विजुअल हुक में। अब आपका हुक अगर स्लो बोरिंग सा होगा तो कौन ही देखेगा यार, स्वाइप ही कर देगा हर कोई। तो मेरे हिसाब से आइडल हुक ये होना चाहिए कि सबसे पहले अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज में दम होने चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए और उस तरीके का इमोशन होना चाहिए जिस तरीके का आप हुक यूज कर रहे हो। अगर आप क्यूरियोसिटी वाला हुक यूज कर रहे हो तो आपको क्यूरियोसिटी वाला इमोशन होना चाहिए। और अगर आप कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके गेस्चर्स भी काफी बोल्ड होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अपने हुक्स के साथ साथ आप अपने आप को भी चेंज करो जिस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हो। और अपनी ऑडियो हुक के साथ साथ आपको स्क्रीन पे एक टेक्स्ट भी लिखना है जो कि उससे रिलेटेड होना चाहिए, या तो कोई क्यूरियोसिटी या नेगेटिविटी या कोई टेंशन या फिर आउटकम वो टेक्स्ट दिखा रहा होना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना। अब एक सिंपल से एग्जांपल की फॉर्म में आपको समझाता हूँ। एक तरफ मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल सा हुक और एक तरफ मैं बोलूंगा एक ऐसा हुक जिससे कि व्यूज बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो सिंपल सा हुक पहले सुन लो। ये 3 तरीके हैं जिससे आपकी रील के व्यूज बढ़ सकते हैं, और जो हुक मैं यूज करता वो वाला सुनो। बस ये 3 सेटिंग्स करने से आपकी रील का एवरेज वॉच टाइम 80% तक बढ़ जाएगा एंड आपके व्यूज स्काई रॉकेट करेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल वे है इंप्रूव योर वॉच टाइम। आपने अपनी रील का हुक तो फिक्स कर लिया, बट अगर पूरी रील ही बोरिंग होगी तो देखेगा कौन, और एट द एंड आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन नीचे ड्रॉप हो जाएगा और रील पे व्यूज नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप अपने हुक को इंप्रूव करेंगे उसी तरीके से आप अपनी पूरी रील का जो मेन कंटेंट है उसको भी इंप्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको यही टिप देना चाहूंगा कि भाई अपनी स्क्रिप्ट्स को लिखना शुरू करो। अगर आप आधे मिनट या 1 मिनट की रील्स के स्क्रिप्ट बना रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लिखने में। बहुत ही कम सा छोटा सा थोड़ा सा ही टेक्स्ट होता है, वो लिखना जरूर शुरू करो। इससे ना बेनिफिट ये होगा कि आपको समझ आएगा कि आप बोलने क्या वाले हो, ताकि जब आप कैमरा फेस करोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको एग्जैक्टली क्या बोलना है। और जब कंफ्यूज नहीं होगे तो ना आप ऐसी साउंड लगाओगे, ना आप पॉजेज लोगे, ना आप अपना फालतू की बातों को रिपीट करोगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं लिखने के। और रील की स्क्रिप्ट लिखने के ना कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि SB7 हो गया, BAB फ्रेमवर्क हो गया। ऐसे फ्रेमवर्क्स को गूगल करके स्टडी करो कि ये क्या होते हैं एग्जैक्टली एंड ये कैसे काम करते हैं। इससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और जितना ज्यादा एवरेज वॉच ड्यूरेशन आएगी उतना ही रील आपकी आगे बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है। थर्ड प्रैक्टिकल वे ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेटेबल CTA यूज करना है। अपनी रील के एंड में आपको CTA यानी कि कॉल टू एक्शन देना जरूर है। और ऐसा वैसा कॉल टू एक्शन मत दे देना कि भाई सेव भी कर लो, लाइक भी कर लो, शेयर भी कर लो, सब कुछ कर लो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक रील में सिर्फ एक CTA यूज करना है और वो भी रिलेटेबल होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अब रिलेटेबल CTA से मेरा सिंपल मतलब यही है कि अगर आपको लगता है आप कुछ ऐसी रील बना रहे हो जिसमें आप इतनी वैल्यू दे रहे हो कि ज्यादा लोग उसको सेव करेंगे, तो आपको सेव वाला CTA देना है जो कि रिलेटेबल है आपकी रील के कंटेंट से। और आप कोई अपडेट बता रहे हो या कुछ ऐसा बता रहे हो जो कि शेयरेबल है कंटेंट, तो आपको शेयर वाला CTA देना है। और आप कुछ कंट्रोवर्सी या अपनी ओपिनियन दे रहे हो किसी चीज के ऊपर और आप लोगों की भी ओपिनियन मांग रहे हो, कंट्रोवर्सी ट्रिगर कर रहे हो, तो आपको कमेंट वाला CTA देना है। तो ये टाइम के साथ आपको खुद से समझना है कि आप किस तरीके की रील बना रहे हो और क्या CTA उसमें होना चाहिए, जिससे
जिससे कि आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। फोर्थ प्रैक्टिकल टिप मैं ये देना चाहूंगा कि मेक सेवेबल कंटेंट, मतलब अपने कंटेंट के थ्रू जितनी आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सको अपने रील व्यूअर्स को उतनी देना, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे। एंड सेव एज अ मेट्रिक और शेयर एज अ मेट्रिक आपको पता ही है, दोनों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी रील को वायरल करा सकते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ट्राई करना अपनी रील में या तो स्क्रीन पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी जो कि लोग नोट करना चाहेंगे उसको, तो ज्यादातर लोग स्क्रीनशॉट लेंगे उसका, या फिर आप कैप्शन में वो चीज मेंशन कर देना जो लंबी चौड़ी चीजें आप पॉइंटर्स या कुछ भी आप बताना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकिंग वीडियोस बना रहे हो तो आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट या तो स्क्रीन पे दे सकते हो जिससे कि लोग स्क्रीन पे रुकेंगे, एक्चुअली पॉज करेंगे, या फिर आप कैप्शन में दे सकते हो जिससे कि आपकी रील के व्यू एग्जैक्टली बढ़ेंगे, आपका जो एवरेज वॉच टाइम है वो भी इंक्रीज होगा, इंस्टाग्राम को लगेगा कि लोग आपकी रील पे ज्यादा रुक रहे हैं। फिफ्थ प्रैक्टिकल टिप ये है कि पोस्ट मोर फ्रीक्वेंटली। मैं ये नहीं कहता आप रोज एक रील डालो, मैं ये नहीं कहता आप दिन में 2-2 3-3 रील डालो, बिल्कुल भी नहीं, बट मैं इतना कहूंगा कि रैंडमली किसी भी दिन मन करा तो डाल दिया, नहीं मन करा तो नहीं डाला, ऐसा बिल्कुल मत करना। रेगुलरली कंटेंट डालना, जो भी कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करना चाहते हो, चाहे एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से अपने स्केड्यूल पे स्टिक रहना। अब पोस्ट मोर फ्रीक्वेंटली मैंने क्यों बोला, क्योंकि जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली डालोगे उतना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे अपनी रील्स के साथ, आपको पता रहेगा कि कौन सी रील वर्क कर रही है इंस्टाग्राम पे, कौन सी नहीं कर रही है। 6 प्रैक्टिकल टिप इससे रिलेटेड है कि डबल डाउन ऑन व्हाट वर्क्स, यानी कि अगर आपको 2-3 महीने हो गए कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इनसाइट चेक करनी है लास्ट 90 डेज की या फिर 60 या 30 डेज की, और उसमें देखना है कि रील के व्यूज किस में ज्यादा आए हैं, उसको समझना है कि वो ऐसा क्यों हुआ है, उसमें क्या आपने हुक यूज किया है, ऐसा क्यों वर्क किया, कौन सा मेट्रिक ज्यादा है, सेव, शेयर, एवरेज वॉच टाइम, क्या एग्जैक्टली ज्यादा है उसमें, और समझना है ऐसा क्यों आया है। रील को बार बार देखो, उसमें कई सारे ग्राफ्स होते हैं इनसाइट्स में कि इतनी डिटेंशन रही है, इस टाइम पे लोगों ने लाइक किया है, तो क्या मोमेंट्स, क्या इमोशंस ट्रिगर किया है, क्या ऐसा एग्जैक्टली हुआ है, तो इनसाइट्स में आप अच्छे से समझ पाओगे। और ऐसी रील्स जो आपके लिए वर्क किए पहले भी, उसी रील्स पे डबल डाउन करो, उसी रील पे काम करो और उसी की तरह और सिमिलर रील्स बनाओ, ताकि जो लोग आपको उस रील देख के फॉलो कर रहे हैं उनको उसी तरीके का कंटेंट मिलना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मेरी एक कैनवा के कोई ट्यूटोरियल की रील ना वायरल गई थी, तो मैं समझ गया था कि यार इस तरीके की रील अगर मैं और बनाऊंगा, कैनवा पे अलग अलग चीजों के ट्यूटोरियल्स दूंगा जो कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड होंगे, तो वो चीज मेरे लिए ज्यादा वर्क करेगी। एंड सच में ये वर्क करी है, एंड फॉलोअर्स और भी आए हैं, क्योंकि जो फॉलोअर्स मेरे को उस रील से आए थे वो फॉलोअर वही चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर वो फॉलोअर उस चीज से आए हैं, वो चीज आपके नीड से ऑब्वियसली रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर रेलिवेंट है तो आपको ऐसे फॉलोअर्स और चाहिए, तो आपको उसी तरीके का कंटेंट दोबारा बनाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, थोड़े थोड़े फॉर्मेट, थोड़े थोड़े स्टोरी में चेंजेस, आइडियाज में चेंजेस, बट मेन जो पैटर्न है वो वही होना चाहिए। एंड ये सिर्फ कोई एक रील नहीं होगी, इसमें मल्टीपल रील्स होगी, आपको समझ आ जाएगा देख के। 7th प्रैक्टिकल टिप है ऐड कीवर्ड्स इन कैप्शंस। अब वो हैशटैग वाला जमाना गया जिसमें आप कई सारे मल्टीपल हैशटैग्स डाल देते थे और आपका रील का काम चल जाता था, आपकी रील वायरल हो जाती थी। अब तो वैसे इंस्टाग्राम ने लिमिट लगा दिया, 5 हैशटैग से ज्यादा आप डाल ही नहीं सकते हो, तो 5 रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करो, मैं मना बिल्कुल भी नहीं करता। बट जो भी आप रील बना रहे हो, जिस बारे में रील बना रहे हो, तो उसके बारे में आप टेक्स्ट के फॉर्म में थोड़ा बहुत लिखो, चाहे पॉइंटर्स में लिखो, चाहे कुछ लिखो कि रील किस बारे में है, इस रील में क्या आपने समझाया है। एग्जैक्टली पूरा डिस्क्लोज नहीं करना तो मत करो उसमें कैप्शन में, वैसे कर भी सकते हो, बट नहीं करना तो मत करो। बट जरूर एक कैप्शन में आपने कुछ पॉइंटर्स लिखने हैं, 4-5 लाइनें लिखनी है उससे रिलेटेड। इससे इंस्टाग्राम को समझ आएगा कि ये रील किस बारे में है, इसमें क्या क्या बातें हुई है, वो कीवर्ड्स को देख के वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और उसी ऑडियंस को टारगेट करेगा। अब ऐसा मत कर देना जैसे लोग करते हैं, ब्रैकेट में कीवर्ड्स इंसर्ट कर देते, ऐसा नहीं, सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखो कि भाई इस रील में क्या है, क्यों आपको देखनी चाहिए, वो ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से। चाहे सारी चीजें डिस्क्लोज मत करो, वो आपकी मर्जी है। और 8th प्रैक्टिकल टिप बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरा करेंटली कोर्स, वर्कशॉप या फिर कंसल्टेशन कुछ भी चल रहा है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर एक्सप्लोर करना, आपके बहुत काम आएगा। तो 8th प्रैक्टिकल टिप आपकी है द मोमेंटम स्ट्रेटेजी। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि जिस रील पे भी आपके ज्यादा व्यूज आए हैं, जिससे आपको ज्यादातर फॉलोअर्स आए हैं, वो रील मतलब वो जो कंटेंट का टॉपिक है उसमें ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है, तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के अराउंड कोई मिनी सीरीज या कोई मिनी चैलेंज बना लेना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग में रील्स बनाते हो, तो आपकी कोई ऐसी रील वायरल गई है जिसमें आपने स्टूडेंट्स कैसे कमा सकते हैं कॉलेज के साथ साथ साइड हसल करके फ्रीलांसिंग के फॉर्म में पैसे, अगर ये टॉपिक पे मान लो सपोज गई है, उसी से फॉलोअर्स आए हैं, तो इसका मतलब ये है ऐसे स्टूडेंट्स ने आपको फॉलो किए जो कॉलेज में है, जो साइड हसल करना चाहते हैं, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बट ऐसे लोग जो साइड हसल करके थोड़ा बहुत अमाउंट कमाना चाहते हैं तो अपनी कॉलेज की फीस और ये सब भर सके। तो आपको उन तरीके के टॉपिक्स के अराउंड मिनी सीरीज बना लेनी है या मिनी चैलेंज बनाना है। जैसे बोलते हैं ना कई लोग अपनी रील्स के बीच में कि दिस इज पार्ट
पार्ट 1 ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो इस तरीके की आप सीरीज बना सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या फिर आप चैलेंज डिसाइड कर सकते हो, उसके अराउंड चैलेंज बना सकते हो कि भाई मुझे 1 लाख रुपीज कमाने हैं 90 दिनों में अगले, या 100 दिनों में, तो मैं डे 1, 2, 3 ऐसे करना है। तो इस तरीके से आप अपना एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। अगर पास हुए, सक्सेसफुल हुए तो अच्छी बात है, अगर आप कोई ऐसा चैलेंज ले रहे हो टफ सा। अगर नहीं भी हो तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग समझेंगे कि भाई ठीक है ये भी हमारे जैसे इंसान है, अगर 1 लाख नहीं कमाया पाया तो कम से कम 50, 60, 70 कुछ तो कमाया ना से तो बेटर है ना। तो चैलेंज लेना शुरू करो, सीरीज ऐसी स्टार्ट करना शुरू करो। बाकी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना बिल्कुल मत भूलना, और स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, इनको जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।